आदाब राजीव जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। भारत और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाकों की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और मजबूत किया जा सके, इसके मकसद से जम्मू जिले के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों से वीडीजी को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जिला पुलिस लाइन जम्मू में मुनाकिद किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान वीडीजी मेंबरों को जदीद हथियारों की हैंडलिंग, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, बंकर कंस्ट्रक्शन, इमरजेंसी हालात में कैसे निपटा जाए, इसकी जानकारी दी जा रही है। प्रोग्राम का इफ्तिताह सीनियर पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में किया गया। अफसरान ने वीडीजी मेंबरों से कहा है कि वो ट्रेनिंग को संजीदगी से लें। ट्रेनिंग हासिल कर रहे वीडीजी का कहना है कि इस पहल से उनकी खुद एतमादी बढ़ी है। विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस अब उन्हें प्रशिक्षण दे रही है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डीपीएल में 85 यानी 85 वीडीजी मेंबर्स को चयनित किया गया, जिनको आधुनिक हथियारों की बंकर निर्माण, आत्मरक्षा और किस तरीके से दुश्मन के साथ लड़ना है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसएसपी जम्मू की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था और जिसमें 85 के करीब जो है वो वीडीजी मेंबर डिफरेंट सीमावर्ती क्षेत्रों से चयनित किए गए, जिसमें अरनिया, आरएसपुरा और कानाचक शामिल हैं। तो उन्हें ये पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। वीडीजी मेंबर्स का काफी अहम भूमिका रही है। जैसे जो आतंकवाद ग्रस्त इलाके हैं, चाहे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के, वहां पर वीडीजी की अहम भूमिका रही है। और पिछले दिनों देखा गया था कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वीडीजी को एक प्रशिक्षण दिया गया था भारतीय सेना की तरफ से, जिसमें महिलाएं वीडीजी भी शामिल थे, क्योंकि इस समय जो हालात हैं, यानी जो इनपुट्स आ रहे हैं कि चिनाब वैली के अंदर 25 से 30 आतंकवादी जो है वो सक्रिय हैं, जो लगातार वहां पर उनकी मूवमेंट डिटेक्ट की गई है और लगातार सुरक्षा एजेंसियां उन्हें ट्रैक कर रही हैं और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें न्यूट्रलाइज करने का हर एक संभव प्रयास कर रही है। लेकिन इस बीच वीडीजी को भी एक्टिव किया गया है कि यदि उन्हें भी किसी तरीके की सूचना मिलती है तो तुरंत आतंकवाद पर प्रहार किया जाए। हालांकि अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो वीडीजी ने कई ऐसे ऑपरेशंस में भाग लिया है जिसमें कई आतंकवादियों को मार भी गिराया है। लेकिन वीडीजी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, साथ में भारतीय सेना या तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं, वो उन्हें प्रशिक्षण दे रही हैं ताकि आतंकवादियों की खोज में वो भी एक अपनी अहम भूमिका निभाए। हालांकि वीडीजी की अहम भूमिका रहती है, उन्हें ऑटोमेटिक वेपन भी अब भारत सरकार की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन वीडीजी आज भी सक्रिय है अपने इलाके में, क्योंकि जंगल के, फॉरेस्ट के इलाके, जिस तरीके की टोपोग्राफी होती है, वहां पर जो लोकल वीडीजी है वो भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में 85 के करीब जो वीडीजीज हैं, खासतौर पर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, डिफरेंट सीमावर्ती क्षेत्र से उन्हें एक प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है। और तमाम जो और भी इलाके हैं वहां भी इस तरीके की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी ताकि वीडीजी को और ज्यादा मजबूती मिले। जहां पर हमारे जो सैनिक आतंकवाद के साथ लड़ते हैं, वहां पर जो ट्रेंड वीडीजी हैं वो भी आतंकवाद का सामना करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। हंदवाड़ा शहर के लिए 29 करोड़ से ज्यादा के कामों की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से कई प्रोजेक्ट को पहले ही लागू किया जा चुका है, जबकि बाकी कामों को आने वाले दिनों में शुरू किया जाएगा। ये जानकारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस हंदवाड़ा टीम ने दी है। मंजूर शुदा प्रोजेक्ट में हंदवाड़ा के मेन मार्केट में 5 करोड़ की लागत से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम भी शामिल है, जिसका मकसद मकामी कारोबार को मजबूत करना है। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और दुकानदारों व लोगों को बेहतर सर्विसेज फराहम करना है। जो कल शाम को तकरीबन 4 बजे ये अप्रूव हो गया हमें कुछ प्रोजेक्ट्स, जिनको सजाद गनी लोन साहब ने बहुत टाइम से उसके पीछे लगी थी और एक टीम, हंदवाड़ा टाउन की टीम इसके पीछे लगी थी और बिल आखिर वो एक प्रोजेक्ट्स जो हमें टाउन के लिए आए हैं, उनमें से सबसे पहले शॉपिंग कम्प्लेक्स जो है उसका बाज़ाब्ता तौर पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कल मिला है 5 करोड़ रुपए के लिए। और उसके साथ साथ जो हमें एक डेलीगेशन आई थी दहगाम को, ये जो लाइट हाउस से होके पेट्रोल पंप राजवार रोड की तरफ निकलता है, उसमें एक डेलीगेशन आई थी सजाद गनी लोन साहब के पास। वो आए थे तकरीबन आज से 4 महीने पहले। उनको सजाद साहब ने कमिटमेंट की थी कि ये जो आपका मसला है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी, एक गार्बेज बिन बन चुका था उस ड्रेनेज में, तो उन्होंने उस पर कमिटमेंट की थी कि हम इसको हल करेंगे। उसके लिए 70 लाख रुपीज़ ये जो है अप्रूव हो गया है, उसमें 35 लाख आज ही वो काम चला सकते हैं उसमें। उसके साथ साथ ये जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स है वो हर किसी वार्ड में हम देने जा रहे हैं, तो वो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी कुछ दिनों के बाद आ रही है। क्योंकि जो भी यहाँ सीवरेज जाता है वो यहाँ पर एक नाले में जाता है, क्योंकि ये बैन है, हम उसमें नहीं डाल सकते हैं।
उसलिए सजाद साहब ने उसके लिए एक पहल की है। उसके लिए एक ज़मीन कुछ 4 कनाल के आसपास आइडेंटिफाई भी हुई है। और हंदवारा की जो भी सीवरेज है वो आप देखोगे इंशाल्लाह रहमान सारा का सारा उसी में जाएगा, ताकि लोगों को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एमएलए बहरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी का चीफ होता है। हर एक एमएलए उसका अपना एक डोमेन होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। कोई फंड आए फिर एमएलए साहब के डोमेन में वो न हो, ये तो अलग बात है। क्योंकि हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इवन की चीफ मिनिस्टर भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है जब तक न उसमें अप्रूवल एमएलए का हो। एमएलए जो भी हो, हमें उसके साथ गर्ज नहीं है। हाँ, अब उनका कहना है, उनका काम है कहना। अब कुछ तो करते नहीं है, खुद को कुछ करते नहीं, दूसरों को भी ये करने नहीं देना चाहते हैं। बड़गाम जिले के कई गांव के लोगों को सुखनाक नदी पर पुल की सख्त जरूरत है। गांव वालों ने जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्हें लंबे वक्त से सुखनाक नदी पर पुल की जरूरत है, क्योंकि उन्हें नदी पार करने में दिक्कत होती है और कभी कभी नदी में लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि लोग नदी पार करते वक्त हमेशा खतरा मोल लेते हैं। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस परेशानी को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि वो आराम से जिंदगी जी सके। बहुत मुश्किल है। हम सब लोग यहाँ से आते हैं। अरे परसों भी यहाँ एक लड़का गिरा था, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर उसको हॉस्पिटल में लिया। हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा कदर ऊपर से आते हैं, फिर दूसरे कदर, वैसे हमें बहुत मुश्किल होती है सर। छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, उनके साथ आना पड़ता है, उनको गिरने की बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर साथ आना पड़ता है यहाँ इधर तक। हम चाहते हैं इसको कदर लगे। हमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं जब पानी आता है यहाँ। कोई इससे यहाँ आना इतना मुश्किल होता है, कोई हमें वहाँ ऊपर से आना पड़ता है, कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ वहाँ नीचे से भी यहाँ जाना पड़ता है, नीचे से। यहाँ छोटे बच्चे हैं जो वो नहीं आ पाते, जब स्कूल जाना पड़ता है तो हम उधर से आते हैं, बहुत नीचे से आते हैं। हम आते हैं, हमें उस वक्त कोई साथ आता है बड़ा सा। हम छोटे बच्चे जब आते हैं तो वो उस रास्ते से आते हैं, या कोई बड़ा साथ आता है घर वाला। बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जरिए संगठन सर्जन अभियान के तहत कल जम्मू कश्मीर के नए जिला सदर की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें उधमपुर के कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुमित मंगोत्रा को जिला सदर चुना गया। वहीं आज कांग्रेस कारकुनान और उनके हामियों के जरिए जश्न मनाया गया है और फूल माला पहनाकर सुमित मंगोत्रा को मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा कारकुनान में काफी जश्न भी देखने को मिला। कहूँगा कि ये सम्मान के साथ मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। इसमें सिर्फ मैं कहूँगा कि खुशी तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, जिसको निभाने के लिए मैं दिन रात एक करूंगा। और आप देख ही रहे हो जिस तरह से हमारे साथ जो हमारे बुजुर्ग, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता, जिस खुशी से मुझे इन्होंने आशीर्वाद दिया है और देने यहाँ पे मेरे साथ मंदिर में माथा टेकने आए हैं, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों को और आम लोगों को एक उम्मीद बन चुकी है कि जिला कांग्रेस, जो कि अक्सर दूसरी पार्टी के लोग कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने, मैं कोई 6 साल या 10 साल नहीं कहूंगा, 6 महीने के भीतर आप सब लोग देखेंगे कि जिला उधमपुर में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनके उभरेगी। वहीं पिछले साल पहलगाम के वाकये के बाद कुछ वक्त के लिए रुकी कश्मीर की सियाहत अब एक बार फिर तेजी से पटरी पर लौटती नजर आ रही है। नए साल के मौके पर लाल चौक के तारीखी घंटा घर में जश्न ने वादी में घूमने आए सयाहों के बढ़ते भरोसे को साफ तौर पर दिखाया है। बता दें कि नए साल की शुरुआत के साथ बड़ी तादाद में सयाह लाल चौक पर जमा हुए, जो कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में बदलाव का इशारा है। वहीं सयाहों ने खुद को महफूज महसूस करने की बात कही और कश्मीरियों के साथ की गर्मजोशी, मेहमान नवाजी की भी तारीफ की है। कई सैलानियों ने कहा कि हर हिंदुस्तानी को कम से कम एक बार कश्मीर जरूर आना चाहिए। हमारा पूरा ग्रुप उदयपुर राजस्थान से आया है। हम यहाँ पे श्रीनगर को एक्सप्लोर करने आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हम ये दूसरी टाइम आ रहे हैं। 2022 में हम फर्स्ट टाइम आए थे, फिर हमको लगा कि वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम ट्रिप में एडिशन था, सोनमर्ग था, गुलमर्ग था। पिछली बार भी गए थे, इस बार भी गए, बट इस बार हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा था। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हम 2-3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कश्मीर वेरी गुड। बिल्कुल नया साल यही आके मनाया है और हम चाहते थे कि हम कश्मीर में जाके नया साल मनाए और यहाँ के लोगों से जान पहचान बढ़ाए, और मेरे को बहुत अच्छा लगे।
कुछ अफवाह चलती है, लेकिन ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगा। मैं यहाँ आया, मेरे को सब लोग ऐसे मिलनसार लगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देशवासियों को अमन और शांति का मैसेज देंगे। कश्मीर घूमना चाहिए। हमने भी ये दूसरी तीसरी बार कश्मीर का आनंद लिया है घूमने का। सबको आना चाहिए। अच्छा है कश्मीर, एक पर्यटक स्थल। कल का सबका अच्छा व्यवहार लगा। हम तो 2-3 बार आए, सबका अच्छा व्यवहार लगा। सबके साथ रहे, होटलों में ऐसे साथ बढ़िया लगा। अभी 2 दिन से आए, लेकिन बहुत खाने पीने का भी इधर वेज मिल जाता है और होटल भी बहुत अच्छा मिला है हमको। कुछ जो सुने वही है। अभी स्नोफॉल नहीं है, बाकी सब कुछ है कश्मीर में। जिसको घूमना है और बढ़िया जैसी बात कर रहे हैं ना, कश्मीर है वैसा ही कश्मीर है, आना चाहिए एक बार। श्रीनगर में कश्मीर की 18 साल की मेहाक हबीब ने अपने फन को कारोबार में बदलकर नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है। मेहाक जो रेजिन आर्ट में माहिर है, ने केवल 3000 रुपये की बचत से अपना छोटा कारोबार शुरू किया और आज सोशल मीडिया के जरिए से अपने ऑर्डर लेने में सक्सेसफुल बन चुकी हैं। वहीं उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के दौरान फन में दिलचस्पी डेवलप की और धीरे धीरे इसे पेशेवर सतह तक पहुंचाया। महक अपने कस्टमाइज्ड रेजिन आइटम्स और गिफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। जी, जम्मू कश्मीर की अक्सर ये एक पहल रही है कि हम जम्मू कश्मीर के उन हीरे जवाहरातों को ढूंढकर आप सब लोगों के सामने लाएं जिन्होंने अभी तक अपनी छोटी उम्र में कुछ इस तरह के कमालात हासिल किए हैं जिसकी वजह से सारे कश्मीर को दुनिया में एक अलग ही नज़रिए से देखा जा रहा है। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि 18 साल की हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस पैशन को क्लास 2 से ही आइडेंटिफाई किया था और उस छोटी सी उम्र से इन्होंने अपनी इस पैशन को लेकर लगातार पहल की और आज की डेट में महक हबीब सोशल मीडिया पे हर जगह पे छाई हुई हैं। मुझे बताया कि जब इस चीज़ के बारे में आपको लगा कि आप इसमें कैपेबल हैं, आप ये चीज़ कर सकती हैं, और इनफैक्ट हम ये भी देखते हैं कि कश्मीर में शायद हमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा कहीं पे देखने को नहीं मिलती हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे आपने जब इस पैशन को फॉलो करने की कोशिश की तो आपको नहीं लगा कि डिफ़िकल्ट है, मार्केट नहीं है, लोग चाहे आगे खरीदेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं अपने इस पैशन का क्या करूँ? मुझे उस टाइम पर ये लगा कश्मीर में जो थी रेज़िन आर्ट की अवेयरनेस नहीं थी और सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे, बट मैंने कोशिश की उस वक्त ढूंढने की चीज़ों को। एंड मैं पहले ही बचपन से क्रिएटिव चीज़ें करना मुझे पसंद था। 7th क्लास में मैंने इंग्लिश कैलीग्राफी की थी, बट फिर स्टडीज़ और स्पोर्ट्स के बीच में ही समहाउ मुझे आई लॉस्ट टच विद आर्ट। फिर इन 10th क्लास में मैंने अरबिक कैलीग्राफी से स्टार्ट किया एंड उसी फिर जब धीरे धीरे मेरी सेल्स हुई इंस्टाग्राम से ही, तो मेरे लिए ना वो दरवाजे खुल गए कस्टमाइजेशन के, एंड धीरे धीरे मैं और चीज़ें इंट्रोड्यूस करने गई। फिर मुझे डिस्कवर हुआ अबाउट रेज़िन आर्ट, एंड उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं सबसे यंगेस्ट थी जो ये कर रही थी। एंड मैं अभी तो कोर्सेज भी आते हैं इस चीज़ के लिए, मगर उस वक्त कोई कोर्सेज वगैरह नहीं थे, एंड मैंने फिर गलतियों से सीखा। पहले बहुत नुकसान हुआ, मगर जो मैंने उस टाइम पर वो करती रही मिस्टेक्स और उन्हीं चीज़ों से इससे आज मेरा ये बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। मुझे ये भी सुनने को मिला कि जब आपने इस पैशन को शुरू करने की कोशिश की तो उस वक्त जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो कहीं ना कहीं पे 2-3 हज़ार के आसपास थी, और आज की डेट में ये भी बताया जाता है कि जो महक हबीब के पास सेटअप है वो लाखों का है। ये जो रैपिड और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है, इसके पीछे रीज़न क्या रहा? उसके पीछे रीज़न रहा जो कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, वो था मेरा पापा। लाइक ही इज़ द बैकबोन ऑफ माय बिजनेस। उसी का सपोर्ट रहा हमेशा से डे 1 से, तो उसी की वजह से मैं जो भी कर पा रही हूँ वो था। पहले तो मैंने 3000 से शुरू किया था, वो भी सेविंग्स हुई थी मेरी ये ना अरबिक कैलीग्राफी पे, तब जाकर मैंने आज इतना अच्छा सेटअप जो है मेरे पास। आप 18 साल की हैं, आपने 10th भी किया, उसके बाद अभी 12th की भी अगर हम बात करें 12th भी किया आपने। मुझे ये बताएं कि जब कोई इंसान अपनी अर्ली एज में किसी पैशन को फॉलो करता है, क्या उसके एजुकेशन पे उसका कोई असर पड़ता है या वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लेता है? जब इंसान को अच्छा लगता है ना ये चीज़ जो वो कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता है उसके लिए टाइम निकालना। एंड मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था, मैं सुबह उठती थी 6 बजे, मैं आज के जो ऑर्डर्स होते थे उनको डिस्पैच करती थी, फिर स्कूल जाती थी, स्कूल जाकर सीधा ट्यूशन, वहाँ से मैं 8 बजे आती थी, फिर थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद फिर से ऑर्डर्स पे स्टार्ट करती थी मैं 1-1 बजे तक। वो क्यों था इसीलिए था क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी करनी, और जो मेरे क्लाइंट्स थे खासकर वो मुझ पर भरोसा करते थे। मेरे ज़्यादातर समर्स में वेडिंग रिलेटेड ही ऑर्डर्स होते हैं, तो उनको मैं एंड मोमेंट में मना नहीं कर सकती थी, तो उस ट्रस्ट की वजह से मैं कर पाती थी सारा कुछ। मतलब इट्स लाइक कि आपको करना आना चाहिए बैलेंस बिटवीन स्टडीज़ और जो आप कर रहे हो, बैलेंस करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में। आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचते हैं, उनके लिए आप उनका काम तैयार करते हैं, उसके बाद एजुकेशन हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं, वापस आके अपना होमवर्क करते हैं, उसके बाद फिर से अपनी इस पैशन को फॉलो करते हैं। अर्ली एज में ये डेडिकेशन देखना बहुत ही कम मिलता है। जब हम टैलेंट की बात करते हैं वो काबिलियत सिर्फ उसके उस पर्टिकुलर पैशन को लेकर ही नहीं होती है, बल्कि अपनी उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हैंडल करने की भी बात आती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। जब आप इतनी
बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि क्लाइंट्स की बातें करते हैं, आप वर्क ऑर्डर्स की बात करते हैं, आप प्लानिंग्स की बात करते हैं, जब पेरेंट्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं यूजुअली आपकी, तो वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं आपको? मेरा जो पापा होता है ही फील्स प्राउड, मतलब हमेशा से रहा है। जब भी उसको मतलब उसको बहुत अप्रिसिएशन मिलती है आज मेरी वजह से। मुझे अभी भी याद है, मुझे एक जगह स्टॉल लेना था एंड सारे स्टॉल जो है वो बुक हो गए थे। वो था कश्मीर यूनिवर्सिटी का चिरगिश इवेंट था, तो मुझे वहाँ पे स्टॉल लेना था एंड सारे स्टॉल्स की बुकिंग हो गई थी। तब वो मेरा पहला साल था बिजनेस का, उतना अच्छा नहीं चल रहा था, मैं स्टॉल लेना चाहती थी वहाँ पे। एंड मेरे पापा ने कॉल कराया किसी से वहाँ पे, मतलब सिफारिश के थ्रू। अब मैं वहाँ पे गई एंड उन्होंने पहले, वो जो प्रोफेसर थे मुझे नाम नहीं याद है, तो उन्होंने पहले मना किया, बोला सारे तो ये हो गए। एंड उन्होंने बोला बेटा आप दिखाओ। एंड उसके बाद जब उनको मैंने दिखाया फ़ोन पे जो मैं कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बोला अगर आपके लिए नहीं तो किसके लिए हम ये कर रहे हैं इवेंट। तो एंड उन्होंने मुझे उस टाइम पर काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे स्टॉल दिया वो दिन। हाँ वो एक एग्जैक्टली, एंड अब वो मेरी बिगिनिंग थी बिजनेस की, तो वो चीज़ मेरे पापा को ना अभी भी याद है। एंड जब भी मेरी मम्मा कुछ बोलती है ना कि कैसे करेगी यहाँ से पढ़ाई, यहाँ से ये, वो बात अभी भी अब्बू उनको याद दिलाते हैं कि ये बात थी। तो ये चीज़ है। ये मुझे बताएं कि इन फ्यूचर क्या प्लान है, इस बिज़नेस को, इस अपने टैलेंट को, इस पैशन को एक्सपैंड करना है या स्टडीज़ में जाके आने वाले वक्त में जॉब करना है? और लास्ट वाली चीज़, जो हमारे नौजवान आपकी एज के हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करें, क्या ज़रूरी है कि वो जॉब के पीछे ही रहें या अपने आप में अगर उनका कोई छुपा टैलेंट है उसको वो एक्सप्लोर करें और दुनिया के सामने रखें? आप अपने अंदर का जो है ना टैलेंट हर एक के पास होता है, आपको बस वो ढूंढने की ज़रूरत होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बिजनेस होगा इस चीज़ का, जब मैं बचपन में वो क्रिएटिविटी करती थी। तो जब मैंने उस चीज़ को ढूंढी तब जाकर आज मेरा बिजनेस है। एंड जब मैंने बैलेंस वगैरह किया, तो आप भी वो ढूंढो, ज़रूरी नहीं आप लार्ज स्केल पे पहले ही करो, क्योंकि वो कोई नहीं करता, वो कुछ ही होते हैं एंड फिर वो उतना अच्छा कर भी नहीं पाते। सो आप स्मॉल स्केल पे करो एंड जब धीरे धीरे ग्रो करेगा फिर आप लार्ज स्केल पे भी कर सकते हो। और आपने पूछा कि आगे क्या प्लान्स है, मेरे प्लान्स ये है, अगर मैं डिग्री तो ऑब्वियसली करूँगी ही, पढ़ूंगी मैं साथ साथ, बट मेरा कोई भी जॉब का प्लान नहीं है। मैं इसी बिजनेस को इंशाल्लाह एक्सपेंड करूँगी। मैं जॉब के पीछे भागना नहीं चाहती हूँ, किसी का अंडर काम नहीं करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं ही एम्प्लॉयज़ कर सकती हूँ अपने लिए हायर, बट मुझे नहीं करना पड़ेगा किसी का अंडर काम। मैं स्टडीज़ और इसको बैलेंस करूँगी, आगे भी मेरा यही प्लान है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से हम इन हीरे जवाहरातों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी इनको अपनी नज़र में रखेगी और आने वाले वक्त में जिस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ इनके लिए लार्जर स्केल पे जो एवेन्यूज़ क्रिएट किए जा सकते हैं, उन एवेन्यूज़ को क्रिएट किया जाए, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इसके साथ कई सारे लोगों का रोजगार भी शुरू हो पाए। ZJKL के लिए खास पेशकश, मीर उमर, श्रीनगर। बांदीपोरा जिले के दाऊद अहमद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बता दें कि उन्होंने कांगड़ी हैंडीक्राफ्ट को बरकरार रखे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कायम की है। उनकी ये कोशिश न सिर्फ कांगड़ी के इस अहम विंटर क्राफ्ट को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इससे दर्जनों मकामी नौजवानों के लिए भी रोजगार पैदा हो रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए दाऊद अहमद ने कहा कि अपनी PG की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो घर पर बैठे हुए हैं और उन्होंने कांगड़ी बनाने का काम शुरू किया है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल। और इस वक्त हम बांडीपोरा के नुसू इलाके में मौजूद है और हमारे साथ शेख दाऊद साहब है जिन्होंने PG किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ ही साथ अब उन्होंने यहाँ पे एक बिज़नेस कांगड़ियों की है वो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की है। एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि कश्मीर में रिवायती तौर जो कांगड़ी है हर घर में पाई जाती है। मैंने 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने PG किया, तो ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने दुकान खोल दी। साथ मैंने 2022 में PG कंप्लीट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बांडीपोरा की कांगड़ी की जहाँ तक हम बात करेंगे, यहाँ की जो कांगड़ी ये बहुत सारे मॉडल्स पर मुनहसर रहती है, तो इनको एक अलग लुक देने के लिए हमने एक ब्राइडल कांगड़ी आरी वर्क में इसका सब बॉटम वगैरह हमने कवर करवाया। ये गिफ्ट पर्पस के लिए, जैसा कि आज लोग सर्दियों में छुट्टियां होती है, फिर कुछ कुलीग्स अपने ऑफिसर्स को कांगड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन रहती है। बांडीपोरा की जो कांगड़ी होती है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होती है और इससे ज़्यादा ये मजबूत होती है। कितने आप लोगों को आप रोजगार देते हैं इसमें? बिल्कुल, अभी इससे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पीछे 10 कारीगर लगे हैं, तो वो भी उनका रोजगार भी चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो भी अपने 10 पैसे कमाते हैं, तो मैं भी अपने 10 पैसे इन्हीं कांगड़ियों की वजह से कमाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे जान में जान है और ईमान पर हूँ तो मैं ये काम आगे बढ़ाता रहूँगा और इसमें और निखार लाने की कोशिश करूँगा। बांडीपोरा की कांगड़ी है ये काफ़ी मजबूत मानी जाती है और रिवायती तौर हर घर में ये इस्तेमाल की जाती है। इस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपोरा से मैं वाहिद मकबूल।
डीपीएपी के सीनियर लीडर सलमान निजामी ने बनिहाल में जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कश्मीरी मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, जो मुल्क में फिरका वाराना माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। ये सरहद पार से पाकिस्तान या बांग्लादेश के ऐसे अनासिर हैं जो भारत के दुश्मन हैं और हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में जो भी शामिल है, सरकार को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सलमान निजामी साहब, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम लगातार वायरल वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने आईजी हिमाचल प्रदेश के साथ भी बात करी है, उस बारे में हमने वो वीडियो भी देखी। कश्मीरी को क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए, काफ़ी सालों से जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमने आवाज़ उठाई और उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। हिमाचल प्रदेश जो है, पहले भी इसमें केसेस काफ़ी आते थे, लेकिन इस 1-2 महीने में सर्दी के मौसम में कश्मीर के लोग वहाँ जाते हैं रोज़गार की तलाश में, जैसे बाहर की रियासतों के लोग जो हैं कश्मीर भी आते हैं गर्मी के मौसम में। लेकिन जो हिमाचल में केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 16 से ज़ायद हैं। आज सुबह भी एक केस रिपोर्ट हुआ है वहाँ, तो उनको पीटा जा रहा है और जय श्री राम के नारे देने पे मजबूर किया जा रहा है। हैरानगी की बात यह है, जब ये वीडियोस हमारे तक पहुंचे तो हमने वहाँ के आईजी साहब जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, जो एडीजी हैं अभी प्रेजेंट, तो उनसे बात की और उनको मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो कल मुझे उन्होंने वापस फ़ोन किया कि हमने एक केस जो है वो रिजॉल्व किया है, आपस में कंप्रोमाइज़ करवाया है। जो जहांगीर जो एक शॉल, कश्मीरी शॉल वाला है, उसका जो केस हुआ था, लेकिन बाकी किसी केस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। हालांकि इसके कंपैरिजन में उत्तराखंड में एक केस हुआ था, वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। तो हमने वहाँ के कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की, जो है उन लोगों को अरेस्ट किया गया। जो 5 लोग थे उनको 24 घंटे में अरेस्ट, हालांकि वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है हिमाचल में 16 केस हुए हैं, एक भी शख्स अरेस्ट नहीं हुआ। आज भी एक केस हुआ है। तो ये हैरानगी की बात है। बार बार हम कांग्रेस लीडरशिप से, कल CWC की मीटिंग थी, किसी भी कार्रवाई तो छोड़िए, कंडेम तक नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के लीडर हैं वहां CWC में क्या करने के लिए जाते हैं वो? जब हम कांग्रेस में थे, हम पर्सनली, मैं पंजाब गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, सिद्धू साहब मिनिस्टर थे, मेरे फोटोग्राफ से तस्वीरें हैं। मैं खुद जाता था, उत्तराखंड में खुद गया जब ये केसेस होते थे। तो यहाँ के लीडर जो जम्मू कश्मीर के हैं, दिल्ली जाते हैं, CWC में बैठते हैं और सेल्फियाँ खींचते हैं। इनका वकार इतना नीचे आ चुका है कि ये फोटो खींचने के लिए दिल्ली में जाते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जो हमारे जम्मू कश्मीर के मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जो 2-3 महीने के लिए हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उनको आप पीटेंगे। कश्मीर में आप देखिए, जब बाहर के लोग जो हैं कश्मीर में रोजगार की तलाश में आते हैं, किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती। सर, अटैक हुआ कि जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने कंडम किया है वो चीज़, और यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, जब जम्मू हो, कश्मीर हो, बनिहाल हो, चिनाब घाटी हो, यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि उस चीज़ को हम कंडम करते हैं, और कश्मीरी लोगों ने सर उनको कंधों पे लाया। उसके अलावा बर्फबारी में जब बाहर के लोग यहाँ फंसते हैं, हिंदुस्तान के अलग रियासतों से, यहाँ नेशनल हाईवे पे यहाँ के लोग दरवाजे, मस्जिदों के दरवाजे खोलते हैं, उन्हें अंदर रखता है। तो उसके बाद भी कश्मीरियों के साथ इतनी जाति क्यों हो रही है? क्यों इतना टारगेट कश्मीर? ये सिर्फ कश्मीरियों के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पूरी नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, और चाहे आप यूपी में देखिए, चाहे उत्तराखंड में देखिए, बाकी जो देश के मुस्लिम हैं उनके साथ भी जातियाँ हो रही हैं। लेकिन कश्मीर का मैंने इसलिए बार बार जिक्र किया, नेशनल लेवल पे जब पहलगाम अटैक हुआ था, उस वक्त मैंने ही नेशनल लेवल पे बात रखी थी कि भाई आप एंगल ढूंढ रहे हैं, लोकल अंडर, उस वक्त इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी कि लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब हमने आवाज़ उठाई उस वक्त हमने यही बात रखी, और आज ही मैंने ये बात रखी कि जब कश्मीर में कोई अटैक होता है, पहलगाम अटैक हो, बाकी अटैक हो, जो बाकी रियासतों के हमारे मजदूर, आपने देखा कोविड में कई ऐसे एग्जाम्पल्स कश्मीर से आई जहां लोगों को पनाह दी गई, जो बाहर के हमारे बिहार से आए, यूपी से मजदूर, हमारे घर में काम करने वाले जो कारपेंटर हैं या मेसन के लोग हैं, वो सारे बाहर के हैं। आज तो कश्मीर में जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी बाहर के लोग आते हैं। तो कहीं भी एक इंसिडेंट ऐसा हमें नहीं दिखा जहां किसी कश्मीरी मुसलमान ने उस बिहारी मजदूर को बोला हो कि तू अल्लाह अकबर का नारा दे।
या तो किसी इस्लामिक नारा, कोई और नारा दे। तो ये मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो जिस धर्म के हैं वो उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वो इस देश को बदनाम कर रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं, वो उस मजहब के भी दुश्मन हैं। हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप दूसरे मजहब के व्यक्ति को जबरदस्ती आप जय श्री राम बोलने को मजबूर करिए। कि हमारे इस्लाम में ये कहा है कि हमारा मजहब हमारी जगह, तुम्हारा मजहब तुम्हारी जगह। तो इस्लाम भी ये कहता है अगर मुसलमान कोई ऐसा एक्ट करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे बांग्लादेश में हमारे 2 हिंदू भाई वहां उनका कत्ल हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक 7 साल की बच्ची उसका भी कत्ल हुआ, वहां लिंचिंग हुई उसकी, जिंदा उसको जलाया गया। वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। तो आप कहेंगे कि हर बांग्लादेशी ऐसा है, हर हिंदुस्तानी ऐसा है। अब आप बताइए कि जब पहलू खान, अखलाक, तबरेज अंसारी, हमने आवाजें उठाई उस वक्त, तो उनको भी लिंच किया गया। कौन सी ताकतें वो थी? कन्हैया लाल आपके जो राजस्थान के जो जिनकी लिंचिंग हुई, किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने ये नहीं कहा कि कन्हैया लाल के साथ सही हुआ। उन्होंने कहा कि जिसने कन्हैया लाल का कत्ल किया है, जिसने भी उसको लिंच किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर इतने बड़े जो कांड होते हैं हमारे देश में, क्योंकि हमने बचपन से सुनते आए जो आपस में सारे धर्म जो है एक साथ एक दूसरे के साथ मुबारकबादी देते हैं, ईद पे गले मिलते हैं, सेवैयां खाते हैं, तो ये कौन सी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहती हैं? जब पहलगाम अटैक हुआ उसमें मुस्लिम एंगल दिखाया गया। मैं बहुत बड़े वसूख से बात कर रहा हूं। उसके फौरी बाद मैंने कई नेशनल प्लेटफॉर्म्स में बात रखी कि आप ये कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद सिर्फ मुसलमानों को आपने, जैसे रेड फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट हुआ, देश के हर मुसलमान ने उसको कंडेम किया। कश्मीर से 1-2 आतंकी थे उसमें इन्वॉल्व। आपने देखा होगा पहलगाम से लेके आज तक करीबन 20 नॉन मुस्लिम अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक प्रियंका लड़की भी थी। तो ये हमारी जो दुश्मनी मुल्क हैं, क्या उनकी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि देश के मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम करवाना? क्योंकि प्रियंका जो है उसको हिंदुस्तान की हुकूमत ने वीजा दिया था, वो पाकिस्तान गई थी, फिर हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसको अरेस्ट किया था। इस बेस पे अरेस्ट किया कि ये पाकिस्तान को यहां से इंफॉर्मेशन भेजती थी, उनकी एम्बेसी में जाती थी। तो ये मुसलमानों का भी आप बार बार हर एक अटैक के बाद कहते हैं मुसलमानों ने किया। तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 20 नॉन मुस्लिम, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे उसमें सिख हो, हमारे देश के जो एनएसए के चीफ हैं अजीत डोवाल साहब, उन्होंने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड कहा कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि मेजॉरिटी में इससे ज्यादा जो है नॉन मुस्लिम है हिंदुस्तान में, जिनको पाकिस्तान ने हायर किया है, वो इंफॉर्मेशन यहां से देते हैं। तो ये जो देश में माहौल बिगड़ा है इस वक्त, माहौल बढ़ाने की कोशिश की है। क्या मालूम कि ये कोई हमारे दुश्मनी मुल्क तो नहीं कर रहे कि आपस में हम हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत करें, मुसलमानों को पीटना शुरू करें, वहां से हिंदुओं को पीटना शुरू करें और माहौल देश का खराब हो। अभी आपने एक व्यक्ति देखा बंगाल में, वो बांग्लादेश से आया है टीका लगा के, और वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रहा है और वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, वो हिंदू को भड़काने का काम कर रहा है। वो ओरिजिन उसका बांग्लादेश है और वो कन्वर्ट हुआ है, वो कह रहा है मैं आज सनाती हूं, लेकिन वो उसका ओरिजिन बांग्लादेश है। तो ये ताकतें क्या है, इस पे लगाम मेरी सरकार से गुजारिश है। मैं अप्रिशिएट करता हूं देश के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने स्टेटमेंट, उत्तराखंड में जो केस हुआ उसके बाद स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि कश्मीरी शॉल वाले जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है और लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करना सरकार का काम है। उन्होंने उत्तराखंड में दिखा दिया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनको भी सीरियस होना चाहिए। जो भी है इसमें देखिए, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को जबरदस्ती बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर कोई हिंदू मुसलमान को जबरदस्ती करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा देश सेकुलर है, इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो ये जो ताकतें जो नफरत फैलाती है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सलमान निज़ामी साहब, जिन्होंने साफ कहा कि सारे मजहबों को आज़ादी है और सरकार को चाहे थे इस पे कार्रवाई करना। क्या पता ये हमारे जो सीमा पार करने की कोशिश है जो है वो सीमा पार से भी हो सकती है। तो इसके लिए सरकार से कड़ी जो है उन ताकतों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इनमें इन्वॉल्व हो।
मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए बनिहाल रामन से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। एक तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख।